हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू न्यूज़पेपर रीडिंग आर्टिकल 31। अब आज का जो हमारा आर्टिकल है वो बैंकिंग और इकोनॉमी से रिलेटेड है। कुछ कॉमन टर्म्स है जो अक्सर हमको न्यूज़पेपर में और न्यूज़ में सुनने को मिलती है। उनमें से एक है एनपीए, नॉन परफॉर्मिंग एसेट, और आजकल एक नई टर्म सुनने को मिल रही है वो है बैड बैंक। तो ये दोनों टर्म्स के बारे में हमको अच्छी इन्फॉर्मेशन इस आर्टिकल में मिलने वाली है। आर्टिकल का टाइटल है व्हाट आर आर्ग्यूमेंट्स फॉर एंड अगेंस्ट अ बैड बैंक। बैड बैंक के पक्ष में और उसके विरोध में क्या आर्ग्यूमेंट्स है, उसके बारे में हमें आर्टिकल में जानकारी मिलने वाली है। आर्टिकल इंडियन एक्सप्रेस में एक्सप्लेन सेक्शन में छपा, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है, वहां पर आप पढ़ भी सकते हैं उसको जाके। लेट्स बिगिन। एज द प्रॉब्लम ऑफ नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स परसिस्ट्स इन अ सेक्टर स्ट्रेस्ड बाय द पेंडेमिक। एज को आप पढ़ेंगे व्हेन, जिस समय पे प्रॉब्लम, किसकी प्रॉब्लम, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स की, परसिस्ट्स इन, परसिस्ट कर रही है एक सेक्टर में, विच इज स्ट्रेस्ड, दैट इज स्ट्रेस्ड, पार्टिसिपल है, अबरेज हो गया, विच इज स्ट्रेस्ड को स्ट्रेस लिख दिया, जो कि स्ट्रेस्ड है इस समय, किससे, पैंडेमिक से। पहले इसका मतलब समझते हैं, जिस समय पे किसकी प्रॉब्लम, नॉन परफॉर्मिंग एसेट की। थोड़ा समझाने की कोशिश करता हूँ। सबसे पहले एसेट, तो अगर आप पिछले वीडियोस देख रहे हैं तो इकोनॉमी रिलेटेड वीडियो में मैंने एसेट का आपको बताया था कि एक कॉमन आदमी के लिए एसेट क्या है, जो जल्दी से जल्दी कैश में तब्दील हो जाए, कोई ऐसी चीज जो उसको कमा के दे, वो उसके लिए एसेट है। बैंकों के लिए एसेट क्या है, उनके लोन्स, जो वो किसको देती है, हमें देती है, इंडस्ट्री को देती है, क्योंकि वही लोन्स उसके लिए कमाई का साधन है। बैंक के लिए लोन पे इंटरेस्ट मिलता है और वो उनकी कमाई है। नॉन परफॉर्मिंग एसेट वो कर्ज है, वो लोन है जिसपे क्या हुआ, किश्त आनी बंद हो गई, इंटरेस्ट मिलना बंद हो गया, जिसने देना था कर्जदार ने, उसने बोल दिया मैं तो दिवालिया घोषित हो गया, मैं नहीं दे सकता आपके पैसे। इनको हम बोलते हैं नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स। बैंक के लिए नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स या बैड लोन्स बोला जाता है इनको, या बैड डेट भी बोला जाता है। तो एक समय पे, इस समय पे जब प्रॉब्लम किसकी, नॉन परफॉर्मिंग एसेट की परसिस्ट कर रही है, परसिस्ट का मतलब लगातार बनी हुई है, जारी है, एक सेक्टर में जो कि स्ट्रेस्ड है, स्ट्रेस्ड का मतलब अंडर प्रेशर है, परेशान है, दिक्कतें झेल रहा है। पेंडेमिक के दौरान द आरबीआई गवर्नर हैज अग्रीड, आरबीआई के गवर्नर जो है सहमत हो गए हैं, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, टू लुक एट अ प्रपोजल, प्रस्ताव देखने के लिए, फॉर क्रिएटिंग अ बैड बैंक, एक बैड बैंक बनाने के लिए। व्हाट आर द आर्ग्यूमेंट्स फॉर एंड अगेंस्ट द कॉन्सेप्ट, तो क्या आर्ग्यूमेंट्स है पक्ष में और विरुद्ध इस कॉन्सेप्ट के, वो हम देखेंगे। बार बार बताने की मुझे जरूरत नहीं है कि हर स्लाइड पे आपको इस तरीके से वोकैब बनी हुई दिख रही है, जो कि आपके नोट्स में ऐड हो जानी चाहिए। बार बार मैं ये नहीं बोलूंगा, अगर आप रेगुलर देख रहे हैं वीडियोस तो आपको इसका इंपॉर्टेंस पता है। द आइडिया ऑफ सेटिंग अप अ बैड बैंक टू रिजॉल्व द ग्रोइंग प्रॉब्लम ऑफ नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स, विचार, किस चीज का विचार, सेट करने का, सेटिंग यहाँ पर जिरेंड है, प्रपोजिशन के बाद है, सेट करने का एक बैड बैंक, इसलिए रिजॉल्व करने के लिए, हल निकालने के लिए, ग्रोइंग प्रॉब्लम, बढ़ती हुई प्रॉब्लम का, कौन सी प्रॉब्लम, नॉन परफॉर्मिंग एसेट की, हमने अभी पढ़ी लिया था, और लोन्स ऑन विच बोरोवर्स हैव डिफॉल्टेड, या ऐसे लोन्स की जिसपे बोरोवर्स ने डिफॉल्ट कर दिया। डिफॉल्ट का मतलब क्या हुआ, वो मना कर दिया पे करने से, या पे करना बंद कर दिया है, इज बैक ऑन द टेबल। तो ये विचार जो है बैक ऑन द टेबल है। बैक ऑन द टेबल मतलब इसको पुश कर दिया गया कि डिस्कशन करो, इस पर बात करो। एनीथिंग दैट इज बैक ऑन द टेबल, उसमें चर्चा शुरू हो रही है, उस पर लोग बात कर रहे हैं। विथ कमर्शियल बैंक्स सेट टू विटनेस अ स्पाइक, बिकॉज कमर्शियल बैंक्स आर सेट टू विटनेस अ स्पाइक, क्योंकि कमर्शियल बैंक जो है अब जल्द देखने वाले हैं स्पाइक्स, स्पाइक तीव्र उछाल को बोलते हैं, शार्प राइज को बोलते हैं, किसमें, एनपीएस को, सॉरी किसमें, एनपीएस में, बैड लोन्स में, इन द वेक ऑफ कॉन्ट्रैक्शन इन द इकोनॉमी। इन द वेक का मतलब है विच इज अ रिजल्ट ऑफ, विच इज अ कॉन्सिक्वेंस ऑफ। बैंक क्यों देखने वाले हैं एनपीएस में स्पाइक, बैंक के बैड लोन्स में क्यों स्पाइक आने वाला है, इसकी वजह से कॉन्ट्रैक्शन इन द इकोनॉमी। घबराना नहीं है, मैंने पहले के वीडियो में भी समझाया था कॉन्ट्रैक्शन का मतलब, फिर समझा रहा हूँ। अर्थव्यवस्था में चार मुख्य एक्टिविटीज होती हैं, प्रोडक्शन यानी उत्पादन, इन्वेस्टमेंट यानी निवेश, कंजम्पशन यानी उपभोग, और एक्सचेंज यानी सेल परचेज। जब इकोनॉमी एक्सपैंड कर रही है तो ये सारी एक्टिविटीज बढ़ती है, जब इकोनॉमी कॉन्ट्रैक्ट करती है तो ये सारी एक्टिविटीज कम होती है, प्रोडक्शन भी कम होगा, इन्वेस्टमेंट भी कम होगा, कंजम्पशन भी कम होगा, और एक्सचेंज भी कम होगा। इसका नतीजा क्या होगा, जितने भी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है उनके रिवॉर्ड कम हो जाएंगे, लैंड पे रेंट कम मिलेगा, काम करने वालों को तनख्वाह कम मिलेगी, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी, लोगों की नौकरी जाएगी, नई फैक्ट्रियां नहीं लगेंगी, जो फैक्ट्रियां ऑलरेडी हैं वो कम प्रोड्यूस करेंगी, कम लोगों पे चलेंगी। ये होता है इकोनॉमी के कॉन्ट्रैक्ट होने का मतलब।
तो अगर हम यहाँ से फिर से रिपीट करें कि कमर्शियल बैंक जो कि देखने वाले हैं, जल्द वो देखेंगे कि तीव्र उछाल होगा एनपीए में और बैड लोन में, इन द वेक ऑफ का मतलब जो कि कॉन्सिक्वेंस होगा कॉन्ट्रैक्शन का अर्थव्यवस्था में एज अ रिजल्ट ऑफ द कोविड-19 पेंडेमिक, जो कि नतीजा है कोविड-19 पेंडेमिक का। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया गवर्नर शशिकांत दास रिसेंटली अग्रीड, तो इसी को देखते हुए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर शशिकांत दास ने हाल ही में सहमत हुए क्या करने के लिए, टू लुक एट द प्रपोजल फॉर द क्रिएशन ऑफ अ बैड बैंक। वो सहमत हुए प्रस्ताव देखने के लिए बैड बैंक के निर्माण का। तो आगे हम समझ रहे हैं व्हाट्स अ बैड बैंक एंड हाउ डज इट वर्क। बैड बैंक बोलते किसको और वो काम कैसे करता है। अ बैड बैंक कन्वेज द इंप्रेशन, एक बैड बैंक की जो ना छवि है, इंप्रेशन छाप को बोलते हैं, छवि को बोलते हैं। वो क्या छवि व्यक्त होती है, दैट इट विल फंक्शन एज अ बैंक, कि वो फंक्शन करेगा, काम करेगा एक बैंक की तरह, बट हैज बैड एसेट्स, लेकिन उसके जो एसेट्स होंगे वो क्या होंगे, बैड होंगे टू स्टार्ट विद। अभी मैंने समझाया था बैंक का एसेट क्या है, जो बैंक कर्ज देता है वो बैंक के एसेट है, क्योंकि वही बैंक को कमाई दे रहे हैं। अब क्या होगा, बैड बैंक एक ऐसा बैंक होगा जिसके जो एसेट्स होंगे वो पहले से ही बैड होंगे, यानी जो उनके पास जो लोन्स होंगे वो लोन्स होंगे जिसपे लोगों ने डिफॉल्ट कर रखा है, जिसपे जो कर्जदार देने को मना कर रहे हैं, जिसपे इंटरेस्ट नहीं आ रहा है, उनके पास वो वाले सारे लोन्स होंगे। टेक्निकली अगर टेक्निकली बात करें, अ बैड बैंक इज एन एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी। बैड बैंक एक एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी है और एन एसेट मैनेजमेंट कंपनी, या एक एसेट मैनेजमेंट कंपनी बोल सकते हैं आप उसको, दैट टेक्स ओवर द बैड लोन्स ऑफ कमर्शियल बैंक, जो अपने जिम्मे ले लेता है, टेक ओवर का मतलब अपने जिम्मे ले लेता है इसको, बैड लोन्स को कमर्शियल बैंक्स के, मैनेजेस देम, उनको मैनेज करता है बैड लोन्स को, एंड फाइनली रिकवर्स देम विगर्स द मनी ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, और अंततः उस पैसे को रिकवर कर लेता है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, समय के साथ साथ। द बैड बैंक इज नॉट इन्वॉल्व इन लेंडिंग एंड टेकिंग डिपॉजिट। बैड बैंक जो होता है वो इन्वॉल्व नहीं होता है लोगों को पैसा उधार देने में या डिपॉजिट लेने में। डिपॉजिट मतलब ना लोग इसमें पैसे जमा करा सकते हैं, ना लोग बैड बैंक से कर्ज ले सकते हैं। बट हेल्प्स कमर्शियल बैंक, परंतु हेल्प करता है, मदद करता है कमर्शियल बैंक्स की, क्लीन अप देयर बैलेंस शीट, साफ करने में अपनी बैलेंस शीट्स को, यानी कि बैंकों की बैलेंस शीट्स में अगर बैड लोन्स नजर आ रहे हैं, एनपीए नजर आ रहा है, तो उनकी बैलेंस शीट की हालत खराब है। बैड बैंक क्या करेगा, उनसे ये कर्ज ले लेगा, बोलेगा ये एसेट्स हमें दे दो आप, हम इनकी रिकवरी करेंगे। तो इससे क्या होगा कि जो बैंक है उनकी भी बैलेंस शीट सुधर जाएगी। एंड रिजॉल्व बैड लोन्स, और वो बैड लोन्स का भी निवारण कर देते हैं इस तरीके से। द टेक ओवर ऑफ बैड लोन्स इज नॉर्मली बिलो द बुक वैल्यू। जो टेक ओवर होता है बैड लोन्स का सामान्यतः बुक वैल्यू से कम पे होता है। लोन के एग्जांपल है, आप समझिए, जैसे मान लीजिए पंजाब नेशनल बैंक बोलता है कि भाई मेरे जो है 1,000 करोड़ के बैड लोन्स हैं मेरी मेरी बैलेंस शीट में। तो बैड बैंक कहेगा ठीक है, ये 1,000 करोड़ के जो लोन है ना, हम ये टेक ओवर कर रहे हैं आपसे, लेकिन इसके बदले में हम आपको जो है 500 करोड़ देंगे। आप 500 करोड़ ले लो, ये 1,000 करोड़ हम लेते हैं अपने ऊपर, इसकी उगराई भी हम करेंगे, इसको रिकवर भी हम करेंगे, आपकी बैलेंस शीट में अब जो है इसके बदले में 500 करोड़ रुपए आपको मिलेगा। अब क्या होगा कि अब ये जो उगराई है, ये 600 करोड़ भी हो सकती है, 700 करोड़ भी हो सकती है, 800 करोड़ भी हो सकती है। तो हमने ये बोला, द टेक ओवर ऑफ बैड लोन इज नॉर्मली बिलो द बुक वैल्यू ऑफ द लोन एंड द बैड बैंक ट्राइज, और बैड बैंक प्रयास करता है टू रिकवर एज मच एज पॉसिबल सब्सिक्वेंटली, और बैड बैंक कोशिश करता है कि जितनी ज्यादा से ज्यादा रिकवर हो जाए सब्सिक्वेंटली का मतलब इसके बाद। फॉर्मर आरबीआई गवर्नर रघुराम राजन हैड अपोज द आइडिया, पूर्व जो हमारे आरबीआई गवर्नर थे रघुराम राजन ने, उन्होंने इस विचार का जो है विरोध किया था, इस विचार का, ऑफ सेटिंग अप अ बैड बैंक सेटअप करने का, इन विच बैंक्स होल्ड अ मेजॉरिटी स्टेक, जिसमें कि बैंकों का बड़ा जो है हिस्सेदारी होती है, यानी कि जो बैंक स्थापित हो रहा है बैड बैंक, उसमें भी बैंकों की हिस्सेदारी है। तो ऐसे बैड बैंक की जो है स्थापना के लिए रघुराम राजन जी ने मना करा था। आई जस्ट सॉ दिस बैड बैंक आइडिया, मैंने उनकी ये अब इन्वर्टेड कॉमर्स में लिखा, मतलब ये रघुराम राजन जी के वर्ड्स हैं। उन्होंने क्या बोला, मैंने अभी क्या देखा, मैंने ये बैड बैंक का आइडिया देखा और मेरे को ये क्या लगा, एज शिफ्टिंग लोन्स फ्रॉम वन गवर्नमेंट पॉकेट टू अनदर। तो वो कह रहे मेरे हिसाब से तो ये क्या है कि ये गवर्नमेंट की एक जेब से दूसरी जेब में आप शिफ्ट कर रहे हो पैसा। और उनका कहना है, देखो सही भी तो है, अगर एक बैड बैंक बनाया जाता है जिसमें हिस्सेदार सारे बैंक हैं या दो चार बैंक हैं, और वो क्या कर रहे हैं कि अपने बैड लोन्स एक बैड बैंक को दे रहे हैं, तो ऐसे ही तो हुआ कि एक पॉकेट से हमने बैड लोन्स निकाले और दूसरी पॉकेट में डाल दी, और दोनों ही पॉकेट गवर्नमेंट की है। तो उन्होंने यही बात बोली, एंड डिड नॉट सी हाउ इट वुड इम्प्रूव मैटर्स, और वो कह रहे हैं कि उनको नजर नहीं आया, डिड नॉट सी मतलब उनको नहीं दिखा कि कैसे ये जो है इम्प्रूव करेगा मामलों को।
इंडीड यकीनन, इफ द बैड बैंक वर इन द पब्लिक सेक्टर। अब ये बैड बैंक के साथ देखो बच्चे सोचते हैं वर्क क्यों आएगा, अभी सब्जेक्टिव मूड है यहाँ पर, इमेजिनेशन हो रही है। वो कह रहे हैं कि यकीनन अगर ये बैड बैंक जो है ना पब्लिक सेक्टर में हो आने वाले समय में, तो क्या होगा, द रिलक्टेंस, रिलक्टेंस मतलब अनिच्छा, टू एक्ट वुड मेरेली बी शिफ्टेड टू द बैड बैंक। तो ये जो अनिच्छा होगी ना काम करने की, ये शिफ्ट हो जाएगी किसके पास, बैड बैंक में। यानी कि वो कहना चाह रहे हैं कि आगे जाके अगर मान लो हम ये रघुराम राजन जी की राय है, उनका ये कहना है कि अगर पब्लिक सेक्टर में बैड बैंक भी आ गए, तो जैसे अभी पब्लिक सेक्टर बैंक्स जो है वो उगराई नहीं कर पाते और उनके अंदर अनिच्छा दिखती है उगराई करने की, बैड लोन्स को जो है रिकवर करने की, ये अनिच्छा शिफ्ट हो जाएगी और किसके अंदर आ जाएगी ये अनिच्छा, ये बैड बैंक के अंदर आ जाएगी, क्योंकि दोनों के दोनों एंटिटीज गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड है ना, दोनों के दोनों एक जैसी बैंक हो जाएंगे। राजन रोट इन हिज बुक, राजन ने अपनी किताब में लिखा, किताब का नाम था आई डू व्हाट आई डू, ये चीज उन्होंने अपनी किताब में लिखी थी, इन्वर्टेड कॉमर्स में दिखाएगी। यूएस बेस्ड मेलन बैंक क्रिएटेड द फर्स्ट बैड बैंक इन 1988। यूएस के मेलन बैंक ने निर्माण करा था सबसे पहले बैड बैंक का 1988 में। आफ्टर विच द कॉन्सेप्ट हैज बीन इम्प्लीमेंटेड, जिसके बाद ये जो कॉन्सेप्ट है इम्प्लीमेंट किया गया है, लागू किया गया है, अमल में लाया गया है, पैसिव हैज बीन और थर्ड फॉर्म इन अदर कंट्रीज, दूसरे देशों में, इंक्लूडिंग स्वीडन, फिनलैंड, फ्रांस एंड जर्मनी, जिसमें ये सारे देश हैं जहां पर बैड बैंक्स के जो इम्प्लीमेंटेशन हो चुकी है। However, resolution agencies or ARCs set up as banks, however, जो रेजोल्यूशन एजेंसी होते हैं, जो किसी चीज़ का हल निकालने के लिए कोई एजेंसी होती है या असेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी होती है, जिनको सेट करा जाता है बतौर बैंक्स, विच ओरिजिनेट और गारंटी लेंडिंग, जो कि लेंडिंग गारंटी करते हैं, जो कि कर्ज देने की भी गारंटी करते हैं, हैव एंडेड अप टर्निंग इनटू रेकलेस लेंडर्स। वो हैव एंडेड अप का मतलब फाइनली वो क्या बन जाते हैं, हैड एंडेड अप टर्निंग इनटू रेकलेस लेंडर्स, वो फाइनली रेकलेस लेंडर्स बन जाते हैं। रेकलेस हो गया अविवेकी, जो बिना सोचे समझे काम करे, रैशली काम करे। तो वो ये बोल रहे हैं कि ऐसे एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी जो लेंडिंग का भी काम करती है, वो तो फाइनली क्या बन जाती है, वो तो खुद ही रेकलेस लेंडर्स बन जाती है कुछ देशों में। लेकिन अभी हमने क्या बात करी कि जो बात यहाँ पर हो रही है बैड बैंक्स की, वो क्या करेंगे, वो लेंडिंग का काम ही नहीं करेंगे, ना वो डिपॉजिट लेंगे ना वो लेंडिंग करेंगे। तो ये उन बैंकों की बात कर रहे हैं, उन एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनीज की बात कर रहे हैं जो थे तो बैड बैंक, लेकिन वो लेंडिंग का भी काम करते थे। तो यहाँ पर ऐसा नहीं हो रहा है। लेकिन फिर आगे, डू वी नीड अ बैड बैंक, क्या हमें आवश्यकता है बैड बैंक की। द आइडिया गेन्ड करेंसी, ईडीएम है, टू गेन करेंसी का मतलब प्रेवलेंट हो जाना, चलन में आ जाना, पॉपुलर हो जाना। तो ये विचार जो है पॉपुलर हुआ था ड्यूरिंग राजन टेन्योर एज आरबीआई गवर्नर, रघुराम राजन की जो टेन्योर था बतौर गवर्नर, उस दौरान ये आइडिया जो है पॉपुलर हुआ था। द आरबीआई हैड देन इनिशिएटेड एन एसेट क्वालिटी रिव्यू, आरबीआई ने तब जो है शुरुआत की थी, इनिशिएट करने का मतलब शुरुआत करना, अस्तित्व में लाना, एक एसेट क्वालिटी रिव्यू का बैंक्स का, एंड फाउंड दैट सेवरल बैंक्स हैड सप्रेस्ड और हिडन बैड लोन्स। अब एसेट क्वालिटी रिव्यू में समझ ही आ रहा है कि उन्होंने बैंकों की बैलेंस शीट की पड़ताल करी होगी कि देखने के लिए कि इनकी एसेट्स की क्या क्वालिटी है, एंड फाउंड, और उन्होंने क्या पाया, जब ये रिव्यू हुआ उन्होंने पाया दैट सेवरल बैंक्स की बहुत सारे बैंकों ने सप्रेस की थी, दबाई थी या छिपाई थी बैड लोन्स टू शो अ हेल्दी बैलेंस शीट। उन्होंने अपनी बैलेंस शीट को दिखाने के लिए कि देखो हमारी बैलेंस शीट में कोई कमी नहीं है, उन्होंने इन चीजों को छुपाया था। However, लेकिन द आइडिया रिमेन्ड ऑन पेपर, विचार जो रहा है कागज पे ही रह गया, यानी इम्प्लीमेंट नहीं हुआ, अमिड लैक ऑफ कंसेंसस। और क्यों, क्योंकि लैक ऑफ कंसेंसस था, कंसेंसस का मतलब आम सहमति नहीं थी, ऑन द एफिकेसी ऑफ सच एन इंस्टीट्यूशन, एफिकेसी का मतलब, और आम सहमति किस बात पे नहीं थी कि ऐसा इंस्टीट्यूशन जो बनेगा बैड बैंक जैसा, उसकी एफिकेसी क्या होगी, इफेक्टिवनेस कितना होगा, कितना कारगर होगा वो, तो उस चीज की कारगरता को लेकर क्या हुआ, कंसेंसस नहीं हुआ था। ARCs have not made any impact in resolving bad loans. Asset reconstruction companies have not made any impact. उन्होंने कोई प्रभाव नहीं डाला है रिजॉल्व करने में बैड लोन्स के मुद्दे को, ड्यू टू मेनी प्रोसीजरल इश्यूज, और उसका कारण बहुत सारे जो प्रोसीजरल इश्यूज हैं। प्रोसीजर मतलब पहले किस डिपार्टमेंट की आप अनुमति लो, फिर इस डिपार्टमेंट की अनुमति लो, फिर इस मंत्रालय की अनुमति लो। तो इसकी वजह से जो एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनीज अभी तक तो जो है बेकार रही है। नाउ अब विद द पेंडेमिक हिटिंग द बैंकिंग सेक्टर, अब जबकि पेंडेमिक जो है हिट कर गया है किसको, बैंकिंग सेक्टर को, द आरबीआई फियर्स, आरबीआई को डर है किसका, एक स्पाइक का, तीव्र उछाल का, इन बैड लोन्स, इन द वेक ऑफ अ 6 month मोरिटोरियम। इन द वेक ऑफ का फिर मतलब है नतीजन, किसके नतीजतन, किसके कॉन्सिक्वेंस में,
जबकि एक 6 महीने का मॉरेटोरियम जो है अब खत्म हो रहा है। 6 महीने का मॉरेटोरियम आपने घर में सुना होगा, आपके घर में अगर किसी कर्ज की किस्त जाती होगी तो सरकार ने छूट दी थी कि 6 महीने तक आप इस किस्त को मत दो। इसको बोलते हैं मॉरेटोरियम। जब किसी चीज किस्त को, ईएमआई को रोक सकते हैं आप ऑफिशियली कुछ समय के लिए, तो मॉरेटोरियम का कहलाता है। तो अब क्या है, आरबीआई को डर है कि ये जो 6 महीने का जब मॉरेटोरियम खत्म हो रहा है, इट हैज अनाउंस्ड, उनको लग रहा है कि अब क्या लग रहा है कि ये जो एक स्पाइक आएगा बैड लोन्स में, और इसके चलते इट हैज अनाउंस्ड टू टैकल द इकोनॉमिक स्लोडाउन। सॉरी, ये हो गया। हाँ, द आरबीआई फियर्स अ स्पाइक इन बैड लोन्स। आरबीआई को डर है कि बढ़ोतरी होगी बैड लोन्स में, जो कि कॉन्सिक्वेंस होगा 6 महीने के मॉरिटोरियम का। इट हैज अनाउंस, जो उसने अनाउंस किया था टैकल करने के लिए, निपटने के लिए इकोनॉमिक स्लोडाउन को। तो अब ये जो मॉरिटोरियम खत्म हो रहा है, तो अब आरबीआई को लग रहा है कि ये जो है बैड लोन्स में भी उछाला है। व्हाट इज द स्टैंड ऑफ द आरबीआई एंड गवर्नमेंट ऑन अ बैड बैंक? स्टैंड का मतलब एटीट्यूड, रवैया, नजरिया। स्टैंड क्या है आरबीआई का और गवर्नमेंट का बैड बैंक को लेकर? वाइल द आरबीआई डिड नॉट शो मच एंथुजियाज्म, वाइल का मतलब जबकि, हालांकि आरबीआई ने नहीं दिखाया था ज़्यादा एंथुजियाज्म, ज़्यादा इंटरेस्ट अबाउट अ बैड बैंक ऑल दीज ईयर्स, बैड बैंक को लेकर पिछले सालों में। देयर आर साइंस, अब संकेत हैं, दैट इट कैन लुक एट द आइडिया नो, कि वो अब वो इस विचार को जो है कंसिडर कर सकता है। लास्ट वीक गवर्नर दास इंडिकेटेड, पिछले सप्ताह गवर्नर दास ने संकेत दिए, दैट द आरबीआई कैन कंसिडर द आइडिया ऑफ अ बैड बैंक, कि आरबीआई जो है विचार कर सकता है बैड बैंक पर, बैड लोन्स को टैकल करने के लिए, टू टैकल बैड लोन्स। इन रिसेंट मंथ्स, हाल ही के महीनों में, द फाइनेंस मिनिस्ट्री टू हैज बीन रिसेप्टिव टू द आइडिया, हाल ही के महीनों में फाइनेंस मिनिस्ट्री भी ये टू भी की वॉइस दे रहा है, रिसेप्टिव रही है। प्रेजेंट परफेक्ट जो है इसमें हैज बीन यूज हो रहा है। रिसेप्टिव का मतलब रेडी टू लिसन टू, रेडी टू अंडरस्टैंड, रेडी टू कंसिडर। तो फाइनेंस मिनिस्ट्री भी अब रेडी है कंसिडर करने के लिए इस विचार को। विराल आचार्य, व्हेन ही वाज द आरबीआई डेप्यूटी गवर्नर, had said, विराल आचार्य जब आरबीआई डेप्यूटी गवर्नर थे, उन्होंने कहा था, इट वुड बी बेटर टू लिमिट द ऑब्जेक्टिव ऑफ दीज एसेट मैनेजमेंट कंपनीज टू द ऑर्डरली रेजोल्यूशन ऑफ द स्ट्रेस्ड एसेट्स फॉलोड बाय ग्रेसफुल एक्सिट। उन्होंने क्या कहा था, इट वुड बी बेहतर होगा, लिमिट करना, सीमित करना उद्देश्य इन एसेट मैनेजमेंट कंपनीज का, किस क्या उद्देश्य सीमित रखना उनका, टू द ऑर्डरली रेजोल्यूशन ऑफ स्ट्रेस्ड एसेट्स, की वो व्यवस्थित रूप से निवारण करें, हल निकालें स्ट्रेस्ड एसेट्स का, फॉलोड बाय, जिसके बाद उनका ग्रेसफुल एग्जिट हो जाए, स्मूथली वो एग्जिट कर जाएं। ऐसा ना हो, जैसे भी हमने बात की थी ना कि कुछ एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनीज जो थी दूसरे देशों में, उनका लेंडिंग भी काम था, तो वहां पर देखा गया कि वो लेंडिंग रेकलेसली कर रही है। यहाँ पर आरबीआई डेप्यूटी गवर्नर ने राय दी थी कि यहाँ पर जो हमारी एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी बने, उसका काम ना वो डिपॉजिट ले ना वो लेंडिंग करे, उसका काम क्या है, सिर्फ कि स्ट्रेस्ड एसेट्स का निवारण करे और फिर वो ग्रेसफुली एग्जिट कर जाए। आचार्य सजेस्टेड टू मॉडल्स, आचार्य ने 2 मॉडल्स का सुझाव दिया था, टू सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ स्ट्रेस्ड एसेट्स, ये जो स्ट्रेस्ड एसेट्स है इनका प्रॉब्लम को सुलझाने के लिए। बार बार एसेट्स वर्ड आ रहा है, स्ट्रेस्ड आ रहा है, आपको बार बार समझा चुका हूं मैं क्या है। द फर्स्ट इज प्राइवेट एसेट मैनेजमेंट कंपनी, पहला है पीएमसी, जिसको प्राइवेट एसेट मैनेजमेंट कंपनी बोलते हैं, विच इज सेड टू बी सूटेबल फॉर स्ट्रेस्ड सेक्टर्स, जो कहा जाता है कि सूटेबल है स्ट्रेस्ड सेक्टर्स के लिए, वेयर द एसेट्स आर लाइकली टू हैव एन इकोनॉमिक वैल्यू, जहां पर संभावना है, आर लाइकली टू का मतलब जहां पर संभावना है कि एसेट्स की एक आर्थिक वैल्यू होगी शॉर्ट रन में। अब शॉर्ट रन और लॉन्ग रन टाइम पीरियड या इकोनॉमिक के टर्म्स है। अभी ये समझ लो कि पीएमसी स्कीम उन सेक्टर्स के लिए है जहां पर एसेट्स की कुछ आर्थिक वैल्यू है। शॉर्ट रन में कि मतलब अगर अभी उनको हम एसेट्स को कैश में कन्वर्ट करने की कोशिश करें तो तुरंत वो कैश में कन्वर्ट हो जाएंगे, विद मॉडरेट लेवल्स ऑफ डेट फॉरगिवनेस। और पीएमसी स्कीम के तहत जो है मॉडरेट लेवल की जो है डेट फॉरगिवनेस भी होगी। डेट फॉरगिवनेस मतलब कर्ज में माफी। मॉडरेट का मतलब ना कोई बहुत ज्यादा ना बहुत कम, एवरेज लेवल की डेट फॉरगिवनेस भी होगी। तो पहला उन्होंने पीएमसी मॉडल सुझाया, जहां पर की एसेट्स की कुछ इकोनॉमिक वैल्यू होगी जो शॉर्ट रन में निकाल ली जाएगी, और कुछ फॉरगिवनेस भी होगी, कुछ कर्ज में माफी भी दी जाएगी। द सेकंड मॉडल इज द नेशनल एसेट मैनेजमेंट कंपनी, एनएएमसी। दूसरा जो मॉडल एनएएमसी होगा, विच वुड बी नेसेसरी फॉर सेक्टर्स, जो कि जरूरी होगा सेक्टर्स के लिए, वेयर द प्रॉब्लम इज नॉट जस्ट वन ऑफ एक्सेस कैपेसिटी, जहां पर प्रॉब्लम सिर्फ जो है जरूरत से ज्यादा कैपेसिटी की नहीं है, बट पॉसिबली ऑल्सो ऑफ इकोनॉमिकली अनवायबल एसेट्स, लेकिन संभवतः वो प्रॉब्लम आर्थिक रूप से इम्प्रैक्टिकल एसेट्स की, यानी कि वहां पर ऐसी एसेट्स हैं
जिनकी इकोनॉमिक वैल्यू नहीं निकाली जा सकती शॉर्ट रन में, जिसको जल्दी से जल्दी आप कैश में कन्वर्ट नहीं कर सकते, जिसको जल्दी से जल्दी आप जिससे अपने जो है आपका कर्ज मरा है उसकी भरपाई नहीं कर सकते, वहां पर ये प्रॉब्लम भी है। इन द शॉर्ट टू मीडियम टर्म, यानी जल्द आप उससे क्या नहीं कर सकते, अपने जो कर्ज की नुकसान हुआ उसकी भरपाई आप नहीं कर सकते, तो उसके लिए एनएएमसी मॉडल होगा, जहां पर ऐसा कर्जा है जो आर्थिक रूप से वायबल नहीं है, आर्थिक रूप से प्रैक्टिकल नहीं है, जिससे जल्दी ही क्या है आपके कर्ज की भरपाई नहीं हो सकती, तो उसके लिए एनएएमसी मॉडल होगा। विल अ बैड बैंक सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ एनपीएस, क्या बैड बैंक जो है हल कर देगा ये एनपीए की प्रॉब्लम? डिस्पाइट अ सीरीज ऑफ मेजर्स उपाय हो गए, तो बहुत सारे उपायों के बावजूद आरबीआई के द्वारा फॉर बेटर रिकग्निशन एंड प्रोविजनिंग अगेंस्ट एनपीएस, बेहतर पहचान के लिए और प्रावधान के लिए एनपीएस के, एज वेल एज अ मैसिव डोजेज ऑफ कैपिटलाइजेशन, और इसके साथ साथ बड़ी डोजेज किसकी, कैपिटलाइजेशन के बावजूद। कैपिटलाइजेशन का मतलब सीधा समझ लो, अक्सर हम अखबार में पढ़ते हैं ना, सरकार ने बैंकिंग सेक्टर के अंदर 5,000 करोड़ रुपए फूका, 5,000 करोड़ रुपए बैंकों को दिया, दिस इज नोन एज कैपिटलाइजेशन, निवेश, पैसा देना। तो इन दोनों चीजों के बावजूद, किसके बावजूद, बहुत सारे उपाय करे आरबीआई ने कि एनपीए पहचाना जाए, उनका प्रबंधन और प्रावधान करा जाए, दूसरा कैपिटलाइजेशन हो, पैसा फूका जाए बैंकिंग सेक्टर के अंदर सरकार के द्वारा। द प्रॉब्लम ऑफ एनपीएज कंटिन्यूज इन द बैंकिंग सेक्टर, एनपीए की प्रॉब्लम अभी भी बरकरार है बैंकिंग सेक्टर में, स्पेशली खास तौर पे अमंग द वीकर बैंक, खास तौर पे कमजोर बैंक में। एज द कोविड रिलेटेड स्ट्रेस पैन्स आउट, अब जबकि ये कोविड रिलेटेड जो ये स्ट्रेस है, कोविड संबंधी जो ये स्ट्रेस है, ये पैन आउट कर रही है, पैन आउट कर रही है मतलब इसके नतीजे दिख रहे हैं हमको, इसके रिजल्ट नजर आने शुरू हो रहे हैं इन द कमिंग मंथ्स। प्रोपोनेंट्स ऑफ द कॉन्सेप्ट, प्रोपोनेंट किसी भी चीज के समर्थक, सपोर्टर को बोलते हैं, तो इस कॉन्सेप्ट के जो प्रोपोनेंट है वो महसूस करते हैं दैट अ प्रोफेशनली रन बैड बैंक, की एक प्रोफेशनल तौर पे चलाए जाने वाला बैड बैंक फंडेड बाय अ प्राइवेट लेंडर्स, जिसको फंड करा जाता है, जिसमें निवेश प्राइवेट लेंडर्स का हो, फंडेड यहाँ पर पार्टिसिपल है, दैट इज फंडेड बाय को हमने अबरिज कर दिया है, जिसमें फंड करा जा रहा है प्राइवेट लेंडर के द्वारा, जिसमें निवेश प्राइवेट लेंडर्स का है, एंड सपोर्टेड बाय द गवर्नमेंट, और जिसको सपोर्ट गवर्नमेंट का है, कैन बी एन इफेक्टिव मैकेनिज्म, ये एक कारगर मैकेनिज्म हो सकता है एनपीए से निपटने के लिए, टू डील विद एनपीए। द बैड बैंक कॉन्सेप्ट, ये जो बैड बैंक का कॉन्सेप्ट है, इज इन सम वेज सिमिलर, ये कुछ तरीकों से जो है सिमिलर है असेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी के, बट इज फंडेड बाय द गवर्नमेंट इनिशियली, लेकिन इसमें जो है शुरुआती जो निवेश रहेगा, इसको शुरू करने का जो निवेश रहेगा वो गवर्नमेंट का रहेगा। विद बैंक्स एंड अदर इन्वेस्टर्स को इन्वेस्टिंग, और इसमें बैंक्स और दूसरे निवेशक को इन्वेस्ट करेंगे, मिलके को इन्वेस्ट करेंगे इन ड्यू कोर्स, यानी आने वाले समय में, समय के साथ साथ, यानी शुरुआती जो निवेश होगा बैड बैंक में वो तो गवर्नमेंट का रहेगा, आने वाले समय में बैंक्स भी इसमें निवेश कर देंगे और को इन्वेस्टर्स भी इसमें निवेश कर देंगे। द प्रेजेंस ऑफ द गवर्नमेंट इज सीन एज अ मीन्स, ये जो उपस्थिति है सरकार की, इसे देखा जाता है एक साधन की तरह, एक माध्यम की तरह, टू स्पीड अप द क्लीन अप प्रोसेस, जिससे कि ये जो क्लीन अप प्रोसेस है, सफाई का काम है, वो स्पीड अप हो जाए। मैनी अदर कंट्रीज, बहुत से दूसरे देश, हैड सेट अप इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म्स, उन्होंने जो है स्थापित किए थे इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म्स, का मतलब उन्होंने प्रॉपर ऑर्गेनाइजेशन, इंस्टीट्यूशन सेटअप की थी, जैसे कि सच एज द ट्रबल्ड एसेट रिलीफ प्रोग्राम इन द यूएस, जैसे कि टीएआरपी प्रोग्राम था यूएस का, तो उन्होंने पूरा एक ऑर्गेनाइजेशन, इंस्टीट्यूशन सेटअप करा था कि बैड बैड लोन्स के लिए कैसा निवारण हो, बैड डेट का कैसे निवारण हो, टू डील विद द प्रॉब्लम ऑफ स्ट्रेस इन द फाइनेंशियल सिस्टम, निपटने के लिए, किससे निपटने के लिए, प्रॉब्लम से, इस स्ट्रेस की फाइनेंशियल सिस्टम में। एज द बैंकिंग सिस्टम मेड एनी प्रपोजल, क्या बैंकिंग सिस्टम ने कुछ प्रस्ताव रखा है? द बैंकिंग सेक्टर लेड बाय इंडियन बैंक एसोसिएशन, बैंकिंग सेक्टर जिसका नेतृत्व इंडियन बैंकिंग एसोसिएशन करती है, हैड सबमिटेड, उन्होंने सबमिट किया था एक प्रस्ताव पिछले मई में, फॉर सेटिंग अप अ बैड बैंक, एक बैड बैंक स्थापित करने के लिए, टू रिजोल्व, निवारण करने के लिए, सुलझाने के लिए एनपीए प्रॉब्लम, प्रपोजिंग, और उन्होंने प्रस्ताव रखा था इक्विटी कंट्रीब्यूशन फ्रॉम द गवर्नमेंट एंड बैंक्स, इक्विटी का मतलब शुरुआती निवेश, उन्होंने प्रस्ताव ये दिया था कि शुरुआती निवेश कौन करे, गवर्नमेंट भी करे और बैंक्स भी करे। द प्रपोजल वॉज डिस्कस्ड, प्रस्ताव जो है डिस्कस भी हुआ था एट द फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एंड डेवलपमेंटल काउंसिल एफएसडीसी मीटिंग में, इस प्रस्ताव पर डिस्कशन भी हुआ था, बट इट डिड नॉट फाइंड फेवर, इडियम टू फाइंड फेवर,
परंतु लेकिन ये पसंद नहीं आया। टू फाइंड फेवर का मतलब टू बी लाइक्ड, परंतु ये पसंद नहीं आया सरकार को। विच प्रिफर्ड, जिसकी प्राथमिकता ये थी कि क्या हो, एक मार्केट लेड रेजोल्यूशन प्रोसेस हो, एक ऐसा रेजोल्यूशन प्रोसेस हो जो मार्केट लेड हो, जिसमें मार्केट फोर्सेस सप्लाई डिमांड की काम करे, ना कि हम एक ऑर्गेनाइजेशन सेट करें इसके लिए पूरा। The banking industry's proposal was based on an idea proposed by a panel on faster resolution of stressed assets in public sector banks, headed by former Punjab National Bank chairman Sunil Mehta। तो जो बैंकिंग इंडस्ट्री का जो प्रस्ताव था, बैंकिंग इंडस्ट्रीज प्रपोजल जो था, वो आधारित था आइडिया पे जो कि प्रपोज किया था, विच वॉज प्रपोज को अब्रिज करके सिर्फ प्रपोज लिख दिया, पार्टिसिपल है, जो कि प्रपोज किया गया था एक पैनल के द्वारा, और वो उन्होंने प्रस्ताव दिया था फास्टर रेजोल्यूशन का, तेजी से होने वाले रेजोल्यूशन का स्ट्रेस्ड एसेट्स का पब्लिक सेक्टर बैंकों में, हेडेड बाय, जिसका जो है हेड कौन थे, फॉर्मर पंजाब नेशनल बैंक चेयरमैन सुनील मेहता। दिस पैनल हेड प्रपोज, इस पैनल ने जो है प्रस्ताव रखा था, प्रस्तावित की थी एक कंपनी सशक्त इंडिया एसेट मैनेजमेंट के नाम से, फॉर रिजॉल्व करने के लिए लार्ज बैड लोन्स 2 years ago, 2 साल पहले उन्होंने ये प्रस्ताव दिया। This is a good idea and hopefully we would like to take it up again and see that there is a consensus to push this idea। इन्वर्टेड कॉमर्स है, यानी कि स्पीकर के वर्ड्स हैं, किसी ने ये बात बोली कि ये एक अच्छा विचार है, एंड आशा करते हैं कि वी वुड लाइक टू, आशा है कि हम ये जो है दोबारा इस पर बात करेंगे, वी विल टेक इट अप अगेन, दोबारा इसको हम कंसिडर करेंगे, एंड सी, और देखेंगे दैट देयर इज अ कंसेंसस, देखेंगे कि एक आम सहमति हो पुश करने के लिए इस विचार को आगे बढ़ाने के लिए। somehow people have that feeling, किसी तरीके से लेकिन लोगों के अंदर ये फीलिंग है, that banks will park all their bad assets, कि बैंक जो है ना वो ठिकाने लगा देंगे सारे अपने बैड एसेट्स, एंड नथिंग विल हैपन देयर, और वो सारे बैड एसेट एक बैड बैंक के अंदर पड़े रहेंगे और होगा वहां पर कुछ नहीं। वी नीड टू कन्विंस ऑल द स्टेक होल्डर्स अबाउट द पर्पस बिहाइंड इट, हमें आवश्यकता है कन्विंस करने की, मनाने की, यकीन दिलाने की सारे हिस्सेदारों को, स्टेक होल्डर्स को, इसके बारे में, उद्देश्य के बारे में, किसके पीछे, जो इस बैड बैंक के पीछे है, एंड द एक्शन प्लान, और क्या एक्शन प्लान होगा, एंड द स्ट्रेटेजी बिहाइंड द ARC, और क्या स्ट्रेटेजी होगी असेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी की, बैड बैंक की। वंस वी आर एबल टू कन्विंस देम, एक बार जब हम जो है उनको कन्विंस कर लेंगे, होपफुली, तो आशा है, उम्मीद है, वी होप टू गेन ट्रैक्शन, वी होप टू गेन ट्रैक्शन का मतलब आशा है कि हमारे को जो है स्वीकृति मिलेगी, आशा है कि हमारी पकड़ बनेगी। यूनियन बैंक MD CEO राजकिरण राय सेड इन एन इंटरव्यू, सारा इन्वर्टेड कॉमर्स में ना, तो ये वर्ड्स हैं किसी स्पीकर के, और किसने बोली ये बात, ये जो है यूनियन बैंक के MD CEO राजकिरण राय हैं, उन्होंने बोली एक इंटरव्यू में इंडियन एक्सप्रेस को। द आइडिया ऑफ अ बैड बैंक वॉज डिस्कस्ड इन 2018 टू, 2018 में भी बैड बैंक का विचार डिस्कस हुआ था, बट इट नेवर टुक शेप, लेकिन आकार नहीं मिला उसको, इंप्लीमेंट नहीं हुआ। ड्यूरिंग द पेंडेमिक के दौरान, महामारी के दौरान, बैंक्स एंड इंडिया इंक, बैंक्स और भारतीय कंपनी वर ऑल्सो पिच कर रहे थे मतलब इसकी गुहार लगा रहे थे, फॉर वन टाइम रिस्ट्रक्चरिंग ऑफ लोन्स, कि एक बार जो है रिस्ट्रक्चरिंग हो जाए लोन्स की, और NPA रिक्लासिफिकेशन हो जाए, रिस्ट्रक्चरिंग का मतलब पुनर्गठन हो जाए, एक तरीके से दोबारा से उसको एक आकार दे दिया जाए, दोबारा से श्रेणीकरण हो जाए NPA का, NPA नॉर्म्स का मतलब गाइडलाइंस, लॉज, रूल्स। तो जो भारतीय कंपनी और बैंक जो है ना, वो क्या पिच कर रहे थे कि एक बार दोबारा से NPA के रूल्स, NPA के लॉज, इनका दोबारा से क्लासिफिकेशन होना चाहिए, इनका स्ट्रक्चर दोबारा से एक बार बताया जाना चाहिए, फ्रॉम 90 days to 180 days, और उन्होंने कहा था इसको बदल के 90 days से 180 days कर देना चाहिए, एज रिलीफ मेजर्स टू टैकल, बतौर उपाय के, क्या करने के, टैकल करने के लिए, निपटने के लिए, द इम्पैक्ट ऑफ द लॉकडाउन एंड द स्लो डाउन इन द इकोनॉमी, और किस लिए कि निपटा जा सके जो स्लो डाउन आया इकोनॉमी में, और ये जो लॉकडाउन की वजह से स्लो डाउन हुआ उससे निपटने के लिए। करेंटली लोन्स इन विच द बोरोवर फेल्स टू पे प्रिंसिपल और इंटरेस्ट, करेंटली जो लोन है जिसमें लेनदार जो है असफल रहता है पे करने में प्रिंसिपल राशि और इंटरेस्ट की राशि विद इन 90 days आर क्लासिफाइड एज NPA, तो NPA की डेफिनेशन मिलेगी, यानी अगर आपने कोई लोन लिया है, बाइक लिया आपने, उसकी 4,000 रुपये महीना किस्त जाती है, आपने वो 4,000 रुपये महीना किस्त नहीं दी, 90 दिन तक वो पेंडिंग है, तो 90 दिन बाद उसको NPA बोल दिया जाएगा। हाउ सीरियस इज द NPA इशू इन द वेक ऑफ द पेंडेमिक,
पेंडेमिक के बाद बतौर पेंडेमिक के नतीजे के ये एनपीए इशू कितनी सीरियस है। बैड लोन्स इन द सिस्टम आर एक्सपेक्टेड टू बलून, बलून यहाँ पर वर्ब है, जो बैड लोन्स है सिस्टम में उम्मीद ये है कि वो बलून करेंगे, बलून करेंगे मतलब फैलेंगे, एक्सपैंड करेंगे, इंक्रीज होंगे इन द वेक ऑफ कॉन्ट्रैक्शन, और ये जो है ये रिजल्ट होगा कॉन्ट्रैक्शन का जो अर्थव्यवस्था में हो रहा है हुआ है। एंड द प्रॉब्लम्स बीइंग फेस्ड बाय मैनी सेक्टर्स, और जो प्रॉब्लम्स झेली जा रही है बीइंग फेस्ड पैसिव, जो प्रॉब्लम झेली जा रही है बहुत सेक्टर्स के द्वारा, तो इसके नतीजन जो है ये एनपीए की प्रॉब्लम बढ़ेगी। द आरबीआई नोटेड इन इट्स रिसेंट फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट, आरबीआई ने जो नोट करा अपने जो हाल ही में रिपोर्ट छपी उसमें, दैट ग्रॉस एनपीएज ऑफ द बैंकिंग सेक्टर आर एक्सपेक्टेड टू शूट अप टू 13.5%, कि जो टोटल एनपीए हैं वो शूट अप करके बढ़ के 13.5% ऑफ एडवांसेज मतलब लोन्स, यानी कि अगर 100 रुपये लोन दिया तो उसका 13.5% जो है वो बैड लोन बन जाएगा बाय सितंबर 2021, और ये सितंबर 2021 तक हो जाएगा, फ्रॉम 7.5% इन सितंबर 2020, जो कि पिछले वर्ष 2020 में क्या था 7.5% ऑफ द एडवांसेज, यानी कि पिछले साल अगर किसी बैंक ने 100 रुपये का कर्ज दिया तो उसमें से 7.5% बैड लोन था। अब 2021 सितंबर तक ये माना जा रहा है कि अगर 100 रुपये कर्ज दिया है किसी बैंक ने तो उसमें से 13.5% बैड डेट होगा, बैड लोन होगा। अंडर द बेस लाइन सिनेरियो के अनुसार, एज अ मल्टी स्पीड रिकवरी इज स्ट्रगलिंग टू गेन ट्रैक्शन अमिड्स द पेंडेमिक, क्योंकि बेस लाइन सिनेरियो के अनुसार रिपोर्ट ये कह रही है कि जो रिकवरी की प्रक्रिया है वो जूझ रही है, रिकवरी की प्रक्रिया जूझ रही है टू गेन ट्रैक्शन का मतलब ग्रिप बनाने के लिए, पकड़ बनाने के लिए इस पेंडेमिक के दौरान। द रिपोर्ट वार्न्ड, रिपोर्ट ने चेतावनी भी दी दैट इफ द मैक्रो इकोनॉमिक एनवायरनमेंट वर्सेंस, की अगर मैक्रो इकोनॉमिक एनवायरनमेंट, मैक्रो इकोनॉमिक का मतलब जो हमारी अर्थव्यवस्था पूरे देश की अर्थव्यवस्था को अगर हम देखते हैं, ये अगर एनवायरनमेंट और खराब होता है इनटू सीवियर स्ट्रेस सिनेरियो, और सीवियर स्ट्रेस सिनेरियो बन जाती है, द रेशो में एस्केलेट, तो ये जो रेशो है ये में इंक्रीज टू 14.8%, ये रेशो बढ़ के 13.5% से 14.8% हो सकता है। अमंग बैंक ग्रुप्स में द एनपीए रेशो ऑफ पीएसयू बैंक्स which was 9.7% in September 2020 में इंक्रीज टू 16.2% बाय सितंबर 2021। तो अगर बैंकों की बात करें तो पब्लिक सेक्टर बैंक और प्राइवेट सेक्टर बैंक अलग अलग होते हैं, तो बोल रहे कि पब्लिक सेक्टर बैंक की जो है बैड लोन्स 9.7% थे, जो कि 2021 में बढ़ के कितने हो सकते हैं 16.2% हो सकते हैं अंडर बेस लाइन सिनेरियो। बेस लाइन सिनेरियो दोबारा आया, बेस लाइन सिनेरियो को स्टूडेंट्स बस ऐसे समझो कि बेस लाइन सिनेरियो का मतलब कि जो भी आप प्रिडिक्शन कर रहे हो वो इस हिसाब से कर रहे हो कि कोई नई नीति नहीं आएगी, कोई नया कानून लागू नहीं होगा, कोई नया चेंज नहीं आएगा, सब कुछ जैसा अभी है वैसा अगर रहा तो ये होगा, तो ये सारे बैड लोन्स बढ़ के 16.2% हो जाएंगे, 14.8% हो जाएंगे अकॉर्डिंग टू बेस लाइन सिनेरियो। लेकिन अगर कोई कदम उठाया जाता है, कोई नया लॉ आता है, कुछ नया इंप्लीमेंट कराया जाता है, तब शायद हालात अलग होंगे। द केवी कामत कमिटी विच हेल्प्ड द आरबीआई, जिसने मदद की थी आरबीआई की विद डिजाइनिंग अ वन टाइम रिस्ट्रक्चरिंग स्कीम, डिजाइन करने में वन टाइम रिस्ट्रक्चरिंग स्कीम, एक बार होने वाली पुनर्गठन की स्कीम। ऑल्सो नोटेड, उन्होंने भी नोट किया दैट कॉर्पोरेट सेक्टर डेट, की कॉर्पोरेट सेक्टर का जो कर्ज है वर्थ रुपीज 15.52 लाख करोड़, जो कि 15.52 लाख करोड़ है, हैज कम अंडर स्ट्रेस, वो अंडर स्ट्रेस है, अंडर स्ट्रेस का मतलब वो बैड लोन बन सकता है, उसके वापस आने का जो है संभावना कम है। वो हैज कम अंडर स्ट्रेस आफ्टर कोविड-19 हिट इंडिया, वो स्ट्रेस में आ गया है कोविड-19 के हिट करने के बाद। वाइल अनदर 22.2 लाख करोड़, और इसके अलावा 22.2 लाख करोड़ वाज ऑलरेडी अंडर स्ट्रेस, वो तो पहले से ही स्ट्रेस था पेंडेमिक से, यानी पेंडेमिक से महामारी से पहले 22.20 लाख करोड़ तो पहले ही बैड लोन होने की संभावना थी, और पेंडेमिक होने के बाद एडिशनल 15.25 जो है और इतना जो है बैड लोन होने की संभावना हो गई है। दिस इफेक्टिवली मीन्स, तो इसका मतलब ये निकलता है इफेक्टिवली अगर टोटली हम देखें 37.72 करोड़, यानी 72% ऑफ द बैंकिंग सेक्टर डेट, 72% कर्ज जो इस समय बैंकिंग सेक्टर ने दे रखा है इंडस्ट्री को, वो इस समय क्या हो सकता है, वो बैड लोन हो सकता है। रिमेन्स अंडर स्ट्रेस, वो अंडर स्ट्रेस है, बैड लोन बन सकता है, एनपीए बन सकता है। दिस इज ऑलमोस्ट 37% ऑफ द टोटल नॉन फूड बैंक क्रेडिट, और ये 37% है टोटल नॉन फूड बैंक क्रेडिट का, मतलब जितना कर्ज दिया जाता है उसमें से नॉन फूड बैंक क्रेडिट जो है उसका 37% है ये।
बड़ी एक मात्रा है। द पैनल लेड बाय कामत, ये पैनल जिसका नेतृत्व कामत कर रहे हैं, जो कि एक वेटरन बैंकर है। वेटरन कोई भी किसी फील्ड में एक्सपीरियंस्ड है, लंबे समय से है, प्रैक्टिस्ड है, उसको वेटरन बोलते हैं। जो कि एक वेटरन बैंकर है, हैज सेड कंपनीज इन सेक्टर्स सच एज रिटेल, उन्होंने कहा है कि कंपनी सेक्टर्स में, जैसे कि रिटेल सेक्टर में, होलसेल ट्रेड में, रोड्स में, टेक्सटाइल में, आर फेसिंग स्ट्रेस, ये सारी कंपनी जो है स्ट्रेस फेस कर रही है, तो कठिनाइयां झेल रही है। सेक्टर्स दैट हैव बीन अंडर स्ट्रेस प्री कोविड इंक्लूड एनबीएफसी, और सेक्टर्स जो स्ट्रेस में रहे हैं प्री कोविड 19, वो जो कोविड 19 से पहले से ही स्ट्रेस में, जो पहले से ही कठिनाइयां झेल रहे हैं सेक्टर, वो कौन से हैं? नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज, पावर कंपनीज, स्टील कंपनीज, रियल एस्टेट कंपनीज एंड कंस्ट्रक्शन, ये तो पहले से ही स्ट्रेस में थे। सेटिंग अप अ बैड बैंक इज सीन एज अ क्रूशल अगेंस्ट दिस बैकड्रॉप, और बैड बैंक को सेटअप करना क्रूशल माना जा रहा है, इंपॉर्टेंट माना जा रहा है, अगर हम ये सारी चीजें जो कंसिडर करें कि देखो कौन कौन सा सेक्टर स्ट्रेस में है, कितने प्रतिशत लोन जो है बैड डेट होने का जो है अंदाजा लगाया जा रहा है, कितने प्रतिशत लोन बैड लोन बन सकते हैं, इन सारी बातों को अगर कंसिडर करें तो बैड बैंक जो है बनाना क्रूशल देखा जा रहा है। ठीक है स्टूडेंट्स, टॉपिक तैयार हुआ है एक ग्रुप डिस्कशन का, इंटरव्यू का, साथ ही साथ रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के लिए तो जरूरी है ही है। दुनिया भर के आपने इसमें वर्ड्स देख लिए जो हर स्लाइड पे आ रहे हैं, अपनी नोटबुक्स में ऐड कीजिए। मैं ये नहीं बोल रहा लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो, उस चीज़ के लिए ये चैनल नहीं बना हुआ है। ये चैनल पढ़ाने के लिए बना हुआ है, यहाँ पर सनसनी पैदा करने के लिए नहीं बना हुआ है, ना एंटरटेनमेंट के लिए बना है। सीरियस स्टूडेंट्स को इससे इतना फायदा होगा, और ये बात आज से 1 साल बाद पता चलेगी, अभी नहीं पता चलेगी। अभी तो क्या है कि कोई इसको पूरा देख रहा है, कोई अधूरा देख रहा है, तो कुछ एक्शंस का ना जो कॉन्सिक्वेंस आता है टाइम के साथ मिलता है। तो 1 साल बाद आपको पता चलेगा कि ये जो है वीडियोस आपको कितना फायदा दे रहे हैं। एनीवेज, अच्छे टॉपिक के साथ दोबारा मैं मिलूंगा आपको। मेरी तरफ से इस टॉपिक में इतना ही। थैंक यू।